नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं डिजिटल विद्यालय में। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के तहत आज अपन चैप्टर 2 के अंदर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ देखिए -q से +q जिसके मध्य की दूरी 2a है, ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जिसके कारण अपन बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। बात क्लियर है? अब देखिए ए बिंदु है, वहां पे क्या है? -q आवेश है। यहां से बिंदु P तक जहां पे अपन विद्युत विभव की गणना करेंगे, दूरी क्या है? r1 है। और केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है। इसी प्रकार बिंदु B पर +q आवेश है, जहां से दूरी क्या है? r2 है। कहां तक? बिंदु P तक। अब देखिए जैसे ही अपन ने विद्युत द्विध्रुव को केंद्र से बांट दिया है, तो ये जो दूरी है वो क्या हो गई है? a और a हो गई है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर देखिए जो कोण बन रहा है वो दोनों कौन से हैं? थीटा है। यहाँ पर अपने एक बात नोट की कि जो भुजा एपी है उस पर बीसी के द्वारा लंब डाला गया है। बीसी के द्वारा लंब डालने से क्या हुआ है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक खास बात हुई है कि सीपी, यहाँ से देखिए सीपी जो दूरी है और यहाँ से बीपी जो दूरी है वो इक्वल हो जाएगी दोनों। बात क्लियर है? जिसका अपने को आगे जाके फायदा मिलेगा। अब देखिए डायग्राम अपन ने समझ लिया है। अब जो अपन ने समझ लिया है वो अपन लिख देते हैं, क्योंकि अपने को लिखना जरूरी होता है। देखिए चित्र के अनुसार विद्युत द्विध्रुव जो -q आवेश से +q आवेश तक रखा गया है, जिसके मध्य की दूरी जिसके मध्य की दूरी 2a है। अब देखिए अपन ने यहाँ पे वही बात लिखी है जो अपने को डायग्राम में दिख रहा है। -q से +q आवेश रखा गया है, जिसकी मध्य की दूरी क्या है? 2a है। और जिसकी अपन बात कर रहे हैं -q से +q आवेश, ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। बात क्लियर? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। बात क्लियर है? क्या बात की कि केंद्र O से जो r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर अपन विद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 हो तो अब यहाँ पे देखिए क्या बात कही गई है कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर अपने को क्या करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अपन ने माना है कि -q के कारण जो बिंदु P पर विद्युत विभव उत्पन्न होगा वो V1 हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे?
तो आपको पता होगा कि मैंने एकल बिंदु आवेश के कारण आपको पढ़ाया था, वहां पे विभव निकाला था अपने कि V इक्वल टू क्या आया था, KQ बटे R। तो यहाँ पे देखिए कि V1 की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखिए कि V1 इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, K आ जाएगा, और माइनस आवेश है तो माइनस Q आवेश आ जाएगा बटे क्या हो जाएगा R। अब देखिए यहां से देखो मैं माइनस Q आवेश से बिंदु P तक जो दूरी है वो क्या है, R1 है। तो अपन मैं क्या लिखूंगा, R1 है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ो तो V1 का जो फाइनली मान है वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस KQ बटे क्या हो जाएगा R1, जिसे मैं समीकरण नंबर 1 डाल दूंगा। मुझे विश्वास है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन, पहले बात की है माइनस क्यू आवेश के कारण, अब बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव V2 हो तो, V2 हो तो। अब यहां पे देखिए किसकी बात की गई है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न हो रहा है विद्युत विभव वो कौन सा हो, V2 हो तो। अगर ऐसा होता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए निकाल देंगे, क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू, देखिए विभव क्या होता है KQ अपन R, तो देखिए क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, प्लस आवेश है इसलिए मैं Q लिख दूंगा, और अपन में R मतलब दूरी। अब यहाँ पे देखो दूरी क्या है इसकी, इसकी दूरी जो है वो क्या है, R2 है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, R2। तो यहाँ पे समीकरण बन गई है कौन सी, 2। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करना। अतः, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर कुल विभव, अतः बिंदु P पर कुल विभव। अब यहाँ पे देखिए बिंदु P पर मैं कुल विभव की बात करता हूं, तो विभव अपन ने कितने निकाले हैं, 2, V1 और V2। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास में कि V1 प्लस V2। बात क्लियर है। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि V1 और V2 का मान अपने को पता है, तो मैं यहाँ पे मान रख सकता हूँ समीकरण 1 और 2 से। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का मान मेरे पास में क्या है, एक बार नजर डाल दो, माइनस KQ बटे R1 है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, माइनस KQ बटे क्या हो जाएगा R1, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा, V2 का मान क्या है समीकरण 2 से, KQ बटे क्या हो जाएगा R2। अब यहाँ पे कोष्टक में लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से मुझे ये मान कहाँ से प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 और 2 से, तो अपने को लिखना होगा। अब देखिए अपने को यहाँ पे इस तरीके से बताना है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, हर बात हर पॉइंट को क्लियर करते हुए, ताकि सामने वाला प्रभावित हो जाए एग्जामिनर और अपने को पूरे मुझसे पूरे नंबर दे सके। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस पद में KQ है और इस पद में क्या है, KQ है, मतलब KQ यहाँ पे कॉमन है, दोनों जगह है तो अपन कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने KQ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या रहा, 1, तो 1 बटे क्या है R1 है, क्या बात सही है, 1 बटे R1 है, नहीं, माइनस का 1 बटे R1 है, माइनस तो रह गया ना, तो माइनस 1 बटे R1 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे R2। क्या बात क्लियर है, यहाँ तो प्लस है, माइनस वाले को दिक्कत है नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो प्लस वाले को मैं आगे ले सकता हूँ, माइनस वाले को पीछे ले सकता हूँ, ताकि अपने को क्या है यहाँ पे भिन्न वाली बाकी करनी होगी तो आसानी हो जाएगी अपने लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए KQ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस वाले को आगे, तो 1/R2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/R1 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखकर क्या लग रहा है कि अपने को यहाँ पे क्या करनी है, भिन्न वाली बाकी करनी है। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे एक लास्ट स्टेप अपने को मिली थी कि V इक्वल टू क्या था, KQ, जो अपन ने कॉमन निकाला था, और अपन ने R2 को आगे लिया था 1/R2 को, फिर माइनस 1/ क्या है R1 है। यही रूप अपने पास में था, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, अपने पास में लास्ट रूप ये रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या करनी है, बाकी करनी है, तो बाकी करूंगा एलसीएम तो यही आना है,
तो फाइनली आप देखेंगे कि के क्यू है यहाँ पर, और अंदर देखेंगे तो मेरे पास में एलसीएम क्या आएगा कि R1 इंटू R2 मेरा एलसीएम हो गया है। तो R2 का भाग दिया तो R2 कैंसिल हो गया, R1 रहा तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, फिर माइनस R1 का भाग दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये रहा तो यहाँ पे आ जाएगा R2। क्या बात क्लियर है? तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे मेरे पास में एक नई समीकरण मिल गई है। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी? 3। बात क्लियर है? अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं जो मैंने आपको समझाई थी, आप ध्यान से इसको देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं। रेखा रेखा एपी पर बीसी लंब डालने पर अब देखिए मैं आपको डायग्राम के ऊपर ले जाकर थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि जो भुजा है एपी पर अपन ने बीसी लंब डाला है। अब ऐसा करने से क्या हो गया है कि जो सीपी भुजा है और बीपी भुजा है वो दोनों इक्वल हो गई है। यहाँ पे अपने को ये फायदा हुआ है ऐसा करने से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि लंब डालने से मेरा क्या फायदा हुआ है कि सीपी इक्वल टू हो गया है क्या? बीपी। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, मुझे एक भुजा की रिक्वायर है और उस भुजा का नाम है एसी। मतलब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के ऊपर ले जाता हूँ, मुझे भुजा निकालनी है एसी, मुझे एसी का मान निकालना है। मैंने आपको कहा कि मुझे निकालना है एसी का मान, तो आपने कहा सर इजी है। आपने कहा एसी का मान निकालना है तो आपने कहा इजी है। मैंने कहा कैसे? तो आप कह रहे हैं कि सर ए से पी तक की जो दूरी है उसमें से सीपी माइनस कर दो। ए से पी तक की जो दूरी है टोटल में से सीपी माइनस कर दो तो अपने पास में एसी आ जाएगा। मैंने कहा ये बात भी सही है, आप सही कह रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे कि एपी में से माइनस कर सकता हूं किसको? समझने की कोशिश करना कि एपी में से माइनस कर सकता हूं किसको? सीपी को। अब देखिए मुझे निकालना है क्या? एसी इक्वल टू एपी का मान क्या है? ए से पी तक की जो दूरी है वो क्या है? R1 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा R1। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या आ जाएगा मेरे पास में? माइनस का माइनस। अब C से P तक की दूरी मेरे पास में है नहीं तो मैं क्या लिखूं? तो ध्यान से देखिए कि अपने जब लंब डाला तो अपने को रिलेशन मिला था क्या कि CP इक्वल टू क्या होता है अपने पास में? BP। मतलब सीपी जितनी दूरी है उतनी ही बीपी है, तो बीपी की जो दूरी है वो क्या है? R2 है। मतलब सीपी की जगह मैं यहाँ पे बीपी का जो मान है R2 वो रख सकता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे R2। तो मुझे एक नया रिलेशन मिल गया है जिसे मुझे आवश्यकता थी कि एस इक्वल टू क्या होगा? R1 माइनस R2। यही बात अपन वहां पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे समझा दिया है, डायग्राम सामने है इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यूं करके। अब यहाँ पे देखिए मुझे किसकी जरूरत थी? एसी की। तो आपने कहा था कि ऐसी निकालना है तो एपी माइनस आप क्या कर देंगे? एपी माइनस सीपी कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो एसी का तो ऐसी रहा, एपी का मान मेरे पास में R1 है और सीपी यहाँ पे देखिए मैं कोष्टक में लिख देता हूं कि सीपी इक्वल टू मेरे पास में क्या है? बीपी है ना? ऊपर देखिए रिलेशन से आया मेरे पास में, तो यहाँ पे इसका मान मैं क्या रख सकता हूँ? R2। तो यहां से आप देखेंगे कि मुझे एक नया रिलेशन मिल गया है कि एसी इक्वल टू क्या हो गया है? R1 माइनस R2। समीकरण डाल दूंगा 4। मुझे विश्वास है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कि ऐसी जो मैंने यहाँ पे निकाला है कि R1 माइनस R2 है, यही मान मुझे ऐसी का निकालना होगा। अब त्रिभुज से निकालना होगा ऐसी का मान, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे निकालना है ऐसी का मान, तो अपने काम करते हैं, आ जाते हैं डायग्राम पर। अब यहाँ पे देखिए मुझे इस भुजा का मान निकालना है, तो आप समझ रहे होंगे ये थीटा है, ठीक बात है। अब ये क्या है बना है? लंब डालने से 90 डिग्री हो गया है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये तो हो गया मेरे पास में कर्ण, और ये मेरे पास में क्या है? लंब, और ये क्या हो गई है? आधार। बात क्लियर है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण है, ये लंब डाल दिया है तो ये आधार हो गई है। अब मुझे भुजा कौन सी निकालनी है? आधार। तो आधार निकालनी है, और मुझे कौन सी भुजा पता है? मुझे पता है कर्ण। आधार और कर्ण किस में आते हैं? कॉस थीटा में। तो यहाँ पे देखिए साथियों मैं वर्क करूंगा यहाँ पे कि त्रिभुज कौन सा हो जाएगा अपने पास में? एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में, एबीसी के अंदर बात करते हैं अपन किसकी? कॉस थीटा की। कॉस थीटा अब क्या होता है आपको पता है? आधार बटे कर्ण।
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अपन ने कॉस थीटा ही क्यों लिया, मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे कर्ण पता है, आधार निकालना है। मुझे लंब के मान पता नहीं था, इसलिए मुझे कर्ण लेना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूं कॉस थीटा इक्वल टू, आधार क्या है मेरे पास में, AC है, और कर्ण, कर्ण मेरे पास में क्या है, AB है, लेकिन कर्ण का मान कितना है, 2A है। तो फाइनली यहाँ पे AC इक्वल टू आपको मिल जाएगा, 2A का गुणा करोगे तो 2A क्या मिल गया है, cos थीटा। क्या मिल गया है, 2A cos थीटा। अब ये बात आपको क्लियर हुई है तो मुझे विश्वास है कि आपने लगभग इस डेरिवेशन को समझ लिया है। तो यहाँ पर समीकरण कौन सी बन जाएगी, 5। अब यहाँ पे देखिए कि एक बात और आती है जो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, कि समीकरण आप 4 को देख रहे होंगे और समीकरण 5 को देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कि AC का मान जो है R1 माइनस R2 है, यहाँ पे AC का मान है 2A cos थीटा है। तो यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है अपने पास में कि समीकरण 4 व 5 से, कि समीकरण 4 व 5 से क्या मिल रहा है अपने को मिल रहा है क्या, अगर मैं AC का जो मान है ये R1 माइनस R2 यहाँ पे रखता हूं तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2A cos थीटा। और मुझे विश्वास है कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखिए ये समीकरण कौन सी बन जाएगी, अपने समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए एक बात आपको और समझनी होगी कि जो R1 की दूरी है, जो R2 की दूरी है, उसे अपन R मान लेते हैं। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए कि अपन अगर बात यहाँ पे करें कि R1 इंटू R2, अब देखिए इसको मैं R मान लो, इसको मैं R मान लो, तो R इंटू R R स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि R1 इंटू R2 जो लगभग बराबर है किसके, R स्क्वायर के, जो लगभग बराबर है किसके, R स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये कौन सी समीकरण बन गई है, समीकरण नंबर 7। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनली रूप आने वाला है अपने, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 3, समीकरण 6 व 7 से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि समीकरण 3 क्या है। अब देखो समीकरण 3 मेरे पास में ये है, तो इसी के अंदर अपने को सभी रखना है, तो मैं यहाँ पे समझा दूंगा और लिखूंगा वहां पे। अब देखो R1 इंटू R2 की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, R स्क्वायर हो जाएगा, और R1 माइनस R2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2A cos थीटा। बात क्लियर है, यही तो रखने हैं, ये दो मान यहाँ पे रखने हैं। तो फाइनली यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, समझने की कोशिश करना कि V इक्वल टू क्या है, KQ है। V इक्वल टू क्या है, KQ है। और यहाँ पे अपन ने देखा था ऊपर अपने पास में क्या था कि R1 माइनस R2, उसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2A cos थीटा। क्या है, 2A cos थीटा। और अपन में क्या है, R1 इंटू R2, उसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ समीकरण 7 से, R स्क्वायर। तो फाइनली देखिए अपने पास में विभव आ गया है। अब विभव आ गया है, लेकिन अपन ने किसके कारण विभव निकाला है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव का यहाँ पे यूज होना जरूरी है। तो अपन यहाँ पे जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 2QA। P इक्वल टू क्या होता है, 2QA होता है। यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ P इक्वल टू क्या होता है, 2QA होता है। क्या बात क्लियर है। तो ये देखिए ये यहाँ पे यूज आना जरूरी है, तभी तो अपन कह सकते हैं ना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन ने विभव निकाला है। तो देखिए Q है मेरे पास में, 2 है मेरे पास में, A है। तो इन तीनों के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे रूप आ जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए K हो जाएगा, और इन तीनों के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, P हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा, और अपन में क्या है मेरे पास में R स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास में विभव का मेन रूप आ गया है, जो अपन कब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, ये तो है अपने पास में क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना। ये अपन ने गणना कर ली है, विभव अपन ने निकाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ विशेष स्थिति लूंगा मैं, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। विशेष स्थिति, अब देखिए पहली जो स्थिति में ले रहा हूं यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो
अब देखिए मैंने पहली विशेष स्थिति ली है, वो क्या है कि जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे देखिए विभव तो यही है मेरे पास में, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, p हो जाएगा, और cos का cos आ गया, थीटा की जगह आएगा 90 डिग्री। बात क्लियर है। अपॉन में क्या हो जाएगा, r x हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आप जानते हैं कि v इक्वल टू, तो यहाँ पे देखना होगा आपको कि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या कितना होता है, 0। तो यहाँ पे बनेगा kp इंटू 0 बटे क्या है, r x स्क्वायर है। इक्वल टू देखा जाए तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0, क्योंकि ऊपर मान 0 हो गया है, 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जब यहाँ पे थीटा मतलब 90 डिग्री की स्थिति बनेगी तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर विभव जो है वो शून्य देखने को मिलेगा। अगर यही स्थिति में नंबर 2 के रूप में आपको समझाने की कोशिश करो कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको v निकालना है। v इक्वल टू क्या होता है, kp cos थीटा। तो cos थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है, अपॉन में क्या है, r x स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि cos 0 का मान 1 होता है, तो उस कंडीशन में आपको विभव प्राप्त होगा, और जो विभव है वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू kp बटे r x स्क्वायर। तो मुझे विश्वास है साथियों कि आज अपन ने जो क्लास में पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसा आप करेंगे तो आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करनी है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है। आपको करना होगा अपने गुरुजी के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।